Hello student, welcome to my YouTube channel Dev Coaching Center. Myself Atal Tiwari. Today I will study Coulomb's law. कूलाम के नियम का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम दो आवेशित वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है जिसको वैद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। जैसे जब हम किसी प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो प्लास्टिक की कंघी होती है ये कुछ हल्के पदार्थों जैसे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। मींस एक आकर्षण बल कार्य करता है। इसी आकर्षण बल को वैद्युत बल नाम दिया गया है। इसी कॉन्सेप्ट को बेस मान करके कूलाम्स नामक एक भौतिक शास्त्री ने सन 1785 ईस्वी में एक प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। इसमें उन्होंने एक वैद्युत ऐंठन मौलिक प्रणाली के आधार पर उन्होंने देखा कि उन्होंने दो बिंदु आवेशों तथा उनके बीच कार्यरत बल के सिद्धांत में के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिन्होंने उसको कूलाम का नियम नाम दिया। एंड अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम इस प्रकार है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के कार्यरत दूरी के स्क्वायर के व्यतिक्रमानुपाती होता है। यह जो बल होता है दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के डायरेक्शन में होता है, अनुदिश होता है। तो इसमें एक वर्ड आया है बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो जो पॉइंट चार्ज होता है वो चार्ज से डिफरेंट होता है। पॉइंट चार्ज मतलब जब आवेशित वस्तुओं का आकार उनको अलग करने वाली जो दूरी होती है उसके तुलना में बहुत कम होता है, मतलब निग्लिजिबल होता है, तो उस आवेशित वस्तु को ही हम नाम देते हैं पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश। अब जो हमने डिफाइन किया है कूलाम्स लॉ, उसको मैथमेटिकली समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। तो मान ले रहे हैं दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है, जैसा कि फिगर में स्पष्ट है, तथा उनके बीच कार्य करने वाला कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण F = Q1 Q2 by r² अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ से स्पष्ट है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by r²। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो F = K Q1 Q2 by r²। यहाँ पे K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे कूलाम नियतांक या कूलाम्स कांस्टेंट कहते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। इसी इक्वेशन फर्स्ट को कूलाम का नियम या कूलाम्स लॉ कहते हैं। मतलब मींस F = K Q1 Q2 by r² को कूलाम का नियम कहते हैं। अब हम ये भी देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब F जो है वो r² के व्यतिक्रमानुपाती है। मींस जितना हम F बढ़ाएंगे उतना ही r घटेगा। तो एक तरफ एक एक्सिस में F एक एक्सिस में r मान के इसके बीच ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं, तो F के डायरेक्शन में r के डायरेक्शन में F जितना बढ़ रहा है r उतना घट रहा है। तो ये F और r के बीच का ग्राफ है। बोल ही दे रहे हैं। जो कूलाम नियतांक K होता है उसका मान दो बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट मात्रकों की पद्धति पर, दूसरा आवेशों के बीच के माध्यम पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक के स्टडी में आजकल SI पद्धति का प्रयोग किया जाता है। K का मान ज्ञात करने के लिए दो कंडीशंस है। पहला, जब आवेश निर्वात में हो, तो ये SI पद्धति में होता है, ये बाय एक्सपेरिमेंट है। K की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ यूनिट होती है। इसको आपको ये नहीं समझना है कैसे आया है, ये प्रयोगों के द्वारा K की वैल्यू 9 × 10⁹ आई है। अब कूलाम के नियम से हमने अभी देखा है कि F = K Q1 Q2 by r² होता है। अब बाय एक्सपेरिमेंट जो K की वैल्यू 9 × 10⁹ है उसको इसमें पुट कर देंगे तो F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 by r² हो जाएगी। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। बाद में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सुविधा के लिए साइंटिस्टों ने K की वैल्यू को 1/4πε0 रख दिया। अगर K = 1/4πε0 रखेंगे तो कूलाम्स का नियम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कूलाम्स लॉ F निर्वात में इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। तब ये हो जाएगा, मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसमें एक टर्म आया है ε0। ये एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। एप्सिलॉन जीरो, अब हम जानेंगे कि ये एप्सिलॉन जीरो जो निर्वात की वैद्युतशीलता है, उसका मात्रक, उसका विमीय सूत्र और उसका आंकिक मान क्या होता है। तो समीकरण 3 से हम देख रहे हैं कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब इसमें क्या करेंगे, हम एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर, इसमें थोड़ा पक्षांतर कर लेंगे तो एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू आ जाएगा 1/4π Q1 Q2/fr²। अब हम बारी बारी से जानेंगे कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या है, उसका विमीय सूत्र क्या है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या है। तो चूंकि देख रहे हैं कि एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1/4π Q1 Q2/fr² और 1/4π कांस्टेंट है तो इसको छोड़ दे रहे हैं। Q1 इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज का यूनिट SI यूनिट जानते हैं आप, कूलाम। Q2 चार्ज है कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम, और फोर्स बल का न्यूटन होता है तो न्यूटन, और ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मींस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यह निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो गया। अब हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की वैद्युतशीलता का डायमेंशन फार्मूला, विमीय सूत्र। तो देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4π Q1 Q2/fr² है। अब 1/4π कांस्टेंट है, इसको छोड़ दे रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो Q1 Q2 मींस डायमेंशन ऑफ Q1 इंटू डायमेंशन ऑफ Q2 बाई डायमेंशन ऑफ F इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर। Q चार्ज है, चार्ज का हम जानते हैं डायमेंशन फार्मूला 80 होता है, और Q2 चार्ज है तो 80 हो जाएगा। और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि mLT-2 और डिस्टेंस का L स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र m माइनस L पे -3 T के पावर 4 और a स्क्वायर। ये जो है ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र हो जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसके लिए हम समीकरण 2 और 3 को लेंगे। समीकरण 2 और 3 से, तो ये समीकरण 2 और समीकरण 3 से सॉल्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि चूंकि इसके LHS सेम है तो RHS से ये हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पक्षांतर करके निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 1/9 × 10⁹ इंटू 1/4π। अब पाई की वैल्यू जानते हैं 3.14 होता है, इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/9 × 10⁹ इंटू 4 इंटू 3.14, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू होती है। अब हम कंडीशन सेकंड की स्टडी करेंगे। जब आवेश निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम में हो तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो इसके लिए समीकरण 3 में जो निर्वात की वैद्युतशीलता होगी एप्सिलॉन नॉट जो है उसके प्लेस पर अब यहाँ एप्सिलॉन लेंगे, वो मतलब माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन लिखी जाएगी। तो जो इक्वेशन थर्ड हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। इक्वेशन थर्ड में हमने एप्सिलॉन नॉट की जगह माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन को पुट कर दिया है। मान लिया कि इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम स्टडी करेंगे माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम। तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट होता है, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम या माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कांस्टेंट है, इसे कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल K बाय डेफिनेशन स्पष्ट है कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट मींस एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो एप्सिलॉन आया है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसको देख करके एप्सिलॉन इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 4 से F मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 Q2/r²। इसको मान लिया कि समीकरण नंबर 5 है। अब हम कुछ प्रमुख माध्यमों के परावैद्युतांक कैपिटल K की गणना करेंगे। जैसे निर्वात में क्या होता है, वायु में क्या होता है, कांच में क्या होता है, धातु में क्या होता है, इसकी स्टडी करेंगे। एक बाई एक्सपेरिमेंट निकाला गया है। तो निर्वात मीडियम के लिए जो परावैद्युतांक कैपिटल K की वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। वायु के लिए जो होता है वायुमंडलीय दाब में
परावैद्युतांक K की वैल्यू 1.00059 के इक्वल होती है। पेपर के लिए परावैद्युतांक की वैल्यू देख रहे हैं 3.5 होती है। माइका के लिए K की वैल्यू 3 से 6 तक हो सकती है। कांच के लिए 5 से 10 तक और ग्लिसरीन के लिए 42.5, जल के लिए 80.4 होती है तथा किसी भी मेटल के लिए परावैद्युतांक K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब हम जानेंगे परावैद्युतांक कैपिटल K से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इसमें है परावैद्युतांक। देख रहे हैं कि परावैद्युतांक एक नियतांक है, मींस परावैद्युतांक कांस्टेंट है तो उसकी बीमा जो होगी वो बीमाहीन होगी। परावैद्युतांक एक बीमाहीन राशि है, इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट है। सेकंड, परावैद्युतांक जो कैपिटल K है उसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं जब हम निर्वात एक मीडियम ले रहे हैं तो K की वैल्यू 1 है, वहीं अगर हम जल ले रहे हैं तो 80.4, मेटल है तो इनफाइनाइट, मींस अगर हम मीडियम को चेंज कर रहे हैं तो उसका नेचर भी चेंज हो जा रहा है। इसलिए जो परावैद्युतांक K होगा उसका मान माध्यम की नेचर पर डिपेंड करेगा। एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जानते हैं कि निर्वात के लिए परावैद्युतांक की वैल्यू 1 होती है और Y के लिए देख ही रहे हैं कि वैल्यू 1.0059 होती है। 1.0059 मींस अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 1, मींस इससे स्पष्ट है कि जो K निर्वात है वो KY के अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। अब इसका मतलब ये है कि जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उस समय निर्वात और Y दोनों के लिए परावैद्युतांक की एक वैल्यू और उसके लिए कंडीशन फर्स्ट का जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें यूज करेंगे तथा निर्वात और Y के अलावा के प्रॉब्लम्स के परावैद्युतांक कैपिटल K की वैल्यू को फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज इक्वेशन नंबर 5। देखेंगे कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो जो कूलाम का नियम होता है यह एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है, प्रायोगिक परीक्षण है। इसे आप मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जो कूलॉम्स थे, कूलॉम्स ने इनको बाय एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है, उसका कोई मैथमेटिकली प्रूफ नहीं दिया है। मतलब कूलाम का नियम एक प्रायोगिक परीक्षण है, इसे आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, यह नियम केवल पॉइंट चार्ज के लिए सत्य है। अगर आप पॉइंट चार्ज के अलावा कोई और चार्ज दे रहे हैं तो ये जो नियम होगा यह उसको कंट्राडिक्ट कर देगा, मीन्स यह नियम जो केवल है पॉइंट चार्ज के लिए ही ट्रू है। जो कूलॉम्स नियम के अंतर्गत कार्यरत स्थिर विद्युत बल होता है वह एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षी बल होता है, मतलब कांस्टेंट फोर्स होता है। अब हम जानेंगे आवेश के मात्रक कूलाम की डिफिनीशन। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ कूलाम? तो इसको समझते हैं। निर्वात में r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के बीच जो कार्यरत बल F होता है बाई कूलम्स लॉ, F इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं। यदि इसमें Q1 और Q2 की वैल्यू यूनिटी रख दिया जाए, R की वैल्यू भी यूनिटी रख दिया जाए तो F इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। इससे हम कूलम्स की डिफिनीशन इस प्रकार है। एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे समान प्रकार के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। और जो दोनों आवेश होने चाहिए वो बिंदु आवेश होने चाहिए। इसमें ये जो आवेश है वो क्यों प्रतिकर्षित कर रहा है ये समझ लें। चूंकि जो Q1 और Q2 इसकी वैल्यू हमने 1 पुट किया है, मतलब Q1 और Q2 दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों के चार्जेस समान हैं। और हम जानते हैं एज वी नो दैट कि जो समान प्रकार के चार्जेस होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रतिकर्षित कर रहा है। अब हम जानेंगे कि जो कूलाम होता है 1 कूलाम की एक और डिफिनीशन पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि किसी चालक में जो वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर होती है वो वैद्युत धारा कहते हैं उसको, ये हम जानते हैं। मीन्स वी नो दैट I इक्वल टू Q/T। इसको सॉल्व कर लेंगे, मीन्स Q इक्वल टू IT आ जाएगा। SI पद्धति में हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ये हम जानते हैं। अर्थात चूंकि Q इक्वल टू IT है, मीन्स 1 Q की मात्रक हो गया आवेश, Q का मात्रक हो गया कूलाम, I का हो गया एम्पियर, टाइम का हो गया समय। मीन्स 1 कूलाम इक्वल टू, यहाँ से 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। इस
इस आधार पे हम 1 एम्पियर 1 कूलाम को डिफाइन कर रहे हैं। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो चालक के सिरों से गुजरने वाला जो चार्ज होगा वही 1 कूलाम होगा। अब हम स्टडी करेंगे स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या कंपैरिजन है, क्या तुलना है। तो हम जानते ही हैं कि दो आवेशित कणों के बीच जो कार्यरत बल होता है Fe 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कूलाम के नियम से ये हम पढ़ चुके हैं। ये स्थिर वैद्युत बल होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल हम जानते ही हैं G(m1m2 बाई आर स्क्वायर), न्यूटन का नियम। तो हम ये इन दोनों लॉ को मतलब स्थिर वैद्युत बल Fe और गुरुत्वाकर्षण बल Fg दोनों से स्पष्ट है। तो इसमें फर्स्ट दोनों से स्पष्ट हो रहा है कि जो दोनों बल हैं मीन्स स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही व्यतिक्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। सेकंड, जो स्थिर वैद्युत बल होता है जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। मतलब स्थिर वैद्युत बल आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो अर्थ होती है वो वायुमंडल में अपनी तरफ किसी चीज को आकर्षित करती है, कभी रिपल नहीं करती है। मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। थर्ड, दोनों ही बल मीन्स स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही न्यूटन्स के थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। Thanks for watching my video. Please like and subscribe.